हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आप सभी को मालूम होगा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की सितंबर माह में संभावित परीक्षाएं होंगी। मतलब कंफर्म नहीं लेकिन हो सकती हैं दोस्तों सितंबर में। तो दोस्तों उसी क्रम में आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये एक ये भी इशारा करता है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर लगाना कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3-3 बार आ रहा है, मतलब 3 साल रिपीट हो रहा, तो प्रीवियस ईयर लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताना है। दोस्तों आप सभी को याद होगा, जिन लोगों ने क्लास को देखा होगी, पहली क्लास 2021 में है वो क्वेश्चन है। मैंने उसमें पहली क्लास में बताया था कि एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, विलियम मैकडोगल। कौन दोस्तों? विलियम मैकडोगल। उन्होंने दोस्तों 14 प्रकार के संवेग बताई हैं और उस संवेग की प्रवृत्ति क्या होगी, मूल प्रवृत्ति क्या होगी, वो बताया। तो यही है दोस्तों, इसको किसने बताया? विलियम मैकडोगल ने। जैसे मान लीजिए क्रोधित है तो उसको लड़ाई करने की इच्छा होगी। ये संवेग क्या है? क्रोध। अब मूल प्रवृत्ति क्या है? झगड़ा करने की इच्छा। संवेग क्या है? हंसना। अब मूल प्रवृत्ति क्या होगी? प्रेम। तो ये है दोस्तों, संवेग होगा फिर उस पे मूल प्रवृत्ति होगी। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसका कथन है? बाल्यावस्था दोस्तों ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष माना है। कितना दोस्तों? 6 से 12 वर्ष। तो ये कथन किसका है? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कथन है कार्ल व बूस का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयत्न एवं भूल के अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयत्न का मतलब कोशिश और भूलना का मतलब तो आप सभी जानते हैं, और अधिगम का मतलब सीखना होता है। तो ये कथन है दोस्तों थॉर्नडाइक का। किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। एक थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। जब आप लोग सीटेट या यूपी टेट की प्रिपरेशन करेंगे तो दोस्तों ये सब मनोवैज्ञानिक सीडीपी जो सब्जेक्ट है यानी बाल मनोविज्ञान, उसमें सब मिलेंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, और अगर अभी से आप लोग डीएलएड ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिनको अच्छे से जिस मतलब सब्जेक्ट पढ़ने, तो दोस्तों यूपी टेट हो चाहे सी टेट, सब ऐसे ही निकल जाएगा आपकी ये डीएलएड के बेस पे, क्योंकि दोस्तों सारा कुछ इसी में घूम फिर के है आपके, उसमें मतलब सारा कुछ दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताने हैं। पहला जीवन इतिहास विद, दूसरा है प्रश्नावली विद। ये तो दोस्तों याद करने का ही क्वेश्चन है, मतलब कि किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के तो जीवन इतिहास विद, फिर दूसरा हो जाएगा प्रश्नावली विद। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम लिखिए। इसका भी मतलब मैंने बताया था दोस्तों कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का मतलब क्या है? कोई चीज़ अचानक याद आना, कोई चीज़ अचानक याद आना। तो 2021 में भी क्वेश्चन आया है। तो इसके प्रवर्तक जो हैं दोस्तों कोहलर हैं। कौन है? कोहलर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सन 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक उंट ने की थी। किसने दोस्तों? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो उंट जो है एक वैज्ञानिक, उन्होंने की थी। कहाँ के हैं? जर्मनी के। और कब की थी? तो सन 1879 में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों
प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने दिया। CL हल, इनका पूरा नाम दोस्तों CL हल है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है? 2021 में आया क्वेश्चन दोस्तों। तो जन्म से 5-6 वर्ष, मीन्स बच्चे का जब जन्म हुआ उसके बाद 5-6 वर्ष तक शैशवावस्था, फिर बाल्य, फिर किशोरा। अब जैसे जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक हैं, रचनावादी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई हैं। आएगा क्वेश्चन तो बता दूंगा दोस्तों, हालांकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिगमांतरण क्या है? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों अधिगम का मतलब तो सीखना होता है, आप सभी जानते होंगे। अधिगम का मतलब सीखना। तो अधिगम आंतरण, इसे दोस्तों तोड़ के पढ़ सकते हैं। अधिगम, जैसे अधिगमांतरण है लिखा, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अधिगम अंतरण। तो इसका जो आंसर हो दोस्तों, पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। मीन्स दोस्तों मैं इसको सरल भाषा में आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, साइकिल आप चलाते हैं। अब साइकिल चलाने सीखते हैं, सीख लिया है आपने, तो इसके बाद अब उसी के आधार पर बाइक चलाना सीख जाते हैं आप सभी। तो ये क्या है दोस्तों? अधिगम अंतरण। क्योंकि आपने साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाने में हैंडल भाई आप संभालना सीख गए, और दिशा कैसे हमें किस दिशा में मोड़ना है ये सब सीख जाते हैं उसमें, तो बाइक चलाने में आसानी हो जाती है। तो यही अधिगम अंतरण। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया। किसने? स्पेयरमैन। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, वहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये दूसरा अधिगमांतरण, ये दोस्तों अति लघु उत्तरीय में आया था। किसमें? अति लघु उत्तरीय में। सेम यही क्वेश्चन दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिगमांतरण क्या है, या इसी को या करके लिखा गया है। अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, चाहे आप अधिगम स्थानांतरण कहिए, चाहे अधिगमांतरण कहिए, क्योंकि मैंने आप सभी को अभी पहले बताया कि दोस्तों जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, उसी के आधार पे आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये अधिगम अंतरण है, या अधिगम स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण जैसे है, तो इसका क्या मतलब हुआ देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीखने का स्थानांतरण, अधिगम मतलब सीखना होता है दोस्तों, सीखने का स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। दोस्तों आप बस एक मेरा उदाहरण ध्यान रखिएगा, आपको परिभाषा बनाने में या लिखने में या किसी दूसरे स्टूडेंट्स को समझाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस साइकिल और बाइक वाला उदाहरण, कि एक बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है, उसी के आधार पर वो बाइक चलाना सीख जाता है, तो ये अधिगम स्थानांतरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इसको आप परिभाषा में अपने बना के लिख लीजिए कि भाई किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाला प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। अब दूसरी परिस्थितियों का मतलब, प्रयोग करना का मतलब वही बात मैंने जो बताया, साइकिल और बाइक का उदाहरण। अब यहाँ पर दोस्तों एक वैज्ञानिक है सोरेंस, इन्होंने क्या बताई इसकी परिभाषा। तो स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा है। वही दोस्तों कि भाई जैसे पहले आपको ABCD सिखाई जाती है,
फिर उसके बाद इसको शब्दों में बदल दिया जाता है, फिर वाक्यों में। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं फिर कहूँगा दोस्तों, साइकिल चलाना के बाद, साइकिल सीखने के बाद बाइक चलाना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है किसका, अधिगम स्थानांतरण का। और क्वेश्चन दोस्तों 3 साल आया हुआ है, 2019, 2021, 2023, मतलब एक एक साल के गैप पे आया हुआ है। आप सभी खुद देख सकते हैं दोस्तों, 2019 में है, 20 में नहीं है, फिर 21 में है, फिर 22 में नहीं है, फिर 23 में है, फिर 24 में नहीं आया है, मतलब 25 में आ सकता है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% चांस है कि क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है इस बार। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रतिद्वंद्विता कभी कभी छात्रों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट, जैसे जिसे बोलते हैं हम लोग आम भाषा में कि मोटिवेट, तो अभिप्रेरणा प्रदान करती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करें तथा उनमें ईर्ष्या दोष के भाव न पनपने पाए। अब प्रतिद्वंद्विता की इंग्लिश आप देख लीजिए, आप इसकी परिभाषा खुद समझ जाएंगे। प्रतिद्वंद्विता की इंग्लिश क्या है? कंपटीशन। भैया कंपटीशन की हिंदी इतनी कठिन है, प्रतिद्वंद्विता, कि किसी ने सुना ही ना हो। कंपटीशन की हिंदी क्या होती है? प्रतिद्वंद्विता, मतलब मुकाबला जिसे कहते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में मुकाबला नहीं कहेंगे, प्रतियोगिता कहते हैं। कि मतलब मान लीजिए टेस्ट लिया हमने या कोई प्रतियोगिता कराई, तो उसका उद्देश्य क्या है? जैसे यहाँ पर उद्देश्य क्या बताया गया है कि ईर्ष्या दोष का भाव ना पनपने पाए। उद्देश्य इसका ये होना चाहिए। ऐसी प्रतियोगिता आपको करानी है कि बच्चों के अंदर ईर्ष्या दोष, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव हैं जो, वो न पनपने पाए। तो कंपटीशन आप समझ लीजिए कि कंपटीशन इसकी इंग्लिश होती है, तो इसके बेस पे आप परिभाषा खुद लिख लेंगे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। स्मृति का मतलब याद करना संबंधित हो दोस्तों। अब ये विस्मृति मतलब भूलने की समस्या जो होती है, मतलब क्या भाई, स्मृति का मतलब, स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। विस्मृति का मतलब भूलना, भूल जाना। आप खुद समझिए दोस्तों कि स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब याद करना होता है। अब इसका विलोम जैसे स्मृति, विस्मृति हो जाएगी। तो स्मृति मतलब याद रखना, लेकिन विस्मृति मतलब भूलना की जो समस्या है, इसको कम करने के कोई 2 उपाय बताने हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों 2 साल लगातार आया है, मतलब रिपीट गैप करके आया है। 2019 में आया है, 2023 में आया है। तो दोस्तों कम करने के कोई 2 उपाय बताने हैं। तो पहला क्या है? यदि सीखने या याद करने, वही मैंने बताया दोस्तों, याद करने वाली सामग्री, यहाँ करने 2 बार लिखा हुआ दोस्तों, करने वाली सामग्री अधिक सार्थक। अब सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? सार्थक मतलब निरर्थक, सार्थक मतलब सकारात्मक दोस्तों। मतलब अधिक से अधिक सार्थक होनी चाहिए, आनंद वर्धक होनी चाहिए एवं सरल होनी चाहिए। तो विस्मरण की क्रिया कम होती है। मतलब एक तो इसका क्या मतलब है? अधिक सार्थक हो, आनंदमयी होनी चाहिए, और उसकी जो भाषा होनी चाहिए सरल होनी चाहिए। तो जो ये भूलने की समस्या है ये कम हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? यदि सीखने की विधि उपयुक्त होगी तो विषय सामग्री शीघ्र नहीं भूलती। मतलब जो सीखने की विधि है दोस्तों, इसकी जो सामग्री है उसका प्रयोग करके आप सीख रहे हैं। मान लीजिए जिसे प्रैक्टिकल बोलते हैं दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जल्दी नहीं भूलेंगे, सीधा मतलब ये। तो आप, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। एक तो भैया सरल और आनंदमयी और सकारात्मक सार्थक होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2019, 2023। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शैशवावस्था में शिक्षक स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों शैशवावस्था में शिक्षक स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो एक बाल उद्यान
दूसरा मांटेसरी, बालोद्यान में बच्चों को कुछ खिलौनों या क्रीड़ा उपकरणों, जिन्हें फ्रोबेल ने उपहार कहा है। आप जो बच्चों को खेलने के सामान उपलब्ध करवा रहे हैं, जो उनको उपकरण दे रहे हैं, जो खिलौने दे रहे हैं, उनको फ्रोबेल जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा, उपहार कहा है। तथा शिशु गीतों, नर्सरी सॉन्ग्स द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं और विद्यालय उनके लिए आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मांटेसरी पद्धति ले रही है। मांटेसरी का मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता है। मांटेसरी विद्यालयों में इंद्रिय साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। अब इंद्रियों का मतलब क्या हो दोस्तों, जैसे आँख, नाक, कान है, मतलब इनके इनको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे कोई चीज़ सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो हम कैसे सीखते हैं, आँखों से, या कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको मौखिक रूप में बोल कर भी या सुनकर। तो इनमें जितनी चैतन्यता होगी उतनी ही चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगी। और शास्त्रावस्था की जो उम्र होती है दोस्तों, अभी पीछे आया हुआ क्वेश्चन है कि 0 से 5 वर्ष, यानी जन्म से 5 या 6 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो ग्रुप्स हों, जो फ्रेंड्स हों, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।